नमस्कार दोस्तों। आज जो है अपने जो सीरीज चल रही थी उससे कुछ हटकर लेक्चर लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको और उसका जो है आंसर मुझे सही नहीं लगा। एक दो आंसर लिख के आए थे तो आंसर मुझे सही नहीं लगे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उस पर एक लेक्चर ले लिया जाए। और काफ़ी जो है वो हॉट इशू है इस समय और किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, खासकर एसए के लिए और जो शॉर्ट आंसर आते हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और पीसीएस के किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है वो। उम्मीद है पूरी इस बार कि पीसीएस में एक क्वेश्चन उससे आना है, उस पर कोई ना कोई। तो जो क्वेश्चन था हम लोग का, जो टॉपिक मैंने आपको दिया था वो ये था कि डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन लॉकडाउन पीरियड। तो इसको कई तरह से आता है क्वेश्चन कि इस तरह से भी आ सकता है, राइज इन डोमेस्टिक वायलेंस, या फिर आ सकता है कि हाउ कंट्रीज आर डीलिंग विद द सर्ज इन डोमेस्टिक वायलेंस। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसको जो शॉर्ट में बोला जाता है वो कहा जाता है कि लॉकडाउन इफ़ेक्ट क्या है। लॉकडाउन इफ़ेक्ट बोला जाता है इसको। तो लॉकडाउन इफ़ेक्ट बोला जाएगा या फिर बोल दिया जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन लॉकडाउन पीरियड, इस तरह से बोल दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी होता है कि जो वायलेंस होता है वो कितने टाइप का होता है। सबसे पहले तो आपको यही समझना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला जो वायलेंस होता है वो होता है कि शारीरिक हिंसा जिसे कहते हैं। शारीरिक हिंसा में आप ये समझिए कि जैसे आप किसी के ऊपर किसी हथियार से हमला कर रहे हैं, या फिर आप किसी के शरीर पे जो है आघात कर रहे हैं, या फिर कोई बीमार है उसका आप इलाज नहीं करवा रहे हैं, या फिर उसके शरीर को जो कंफर्ट चाहिए वो आप उसको नहीं लेने दे रहे हैं। तो ये चीज़ें होती है शारीरिक हिंसा में आती हैं। तो दूसरा जो होता है इसमें वो होता है शारीरिक के बाद जो आता है वो आता है कि लैंगिक हिंसा। लैंगिक हिंसा में आप देख सकते हैं इसको कि लिंग भेद के उससे आप कुछ हिंसा उसको प्रताड़ना कर रहे हैं, उसका मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, या फिर आप ज़बरदस्ती सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं, ये भी आता है इसमें लैंगिक हिंसा में। इस तरह के जो होते हैं, जैसे कहा जाता है कि आदमी जो होता है वो मैरिज को कहता है, जब शादी कर लेता है तो इसको कहता है लिस्टिमेसी टू सेक्सुअल बिहेवियर कहता है। मतलब शादी जो है वो सेक्सुअल बिहेवियर को मान्यता देने के लिए कहते हैं किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, अगर शादी के बाद भी ज़बरदस्ती आप सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं तो वो जो है हिंसा में आएगा। शादी करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ भी ज़बरदस्ती आप कुछ कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती आप संबंध बना सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तीसरी चीज़ जो होती है मौखिक या भावनात्मक हिंसा। तो मौखिक या भावनात्मक हिंसा में आप ऐसा समझ सकते हैं किसी को जो है आप मतलब बोल करके किसी को आप हर्ट कर रहे हैं, वो होती है मौखिक हिंसा। जैसे आप समझ लीजिए किसी औरत को जो है कोई जो है बेबी नहीं है तो आप उसको बार बार वो चीज़ सुना रहे हैं जो उसको चुभती है ये चीज़, तो ये होती है मौखिक हिंसा। या भावनात्मक हिंसा, आप मतलब इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं आप किसी को, तो ये भी भावनात्मक हिंसा में आती है। इसके बाद एक आती है आर्थिक हिंसा। आर्थिक हिंसा में जो है आप देख सकते हैं कि एक होता है किसी को जो गरिमा में जीवन जीने के लिए जो चाहिए उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो आप नहीं उसको अपने लेने दे रहे हैं, ये आती है आर्थिक हिंसा में। दूसरा, आप नाजायज़ किसी को परेशान कर रहे हैं दहेज के लिए, वो आती है इस हिंसा में, आर्थिक हिंसा में। या किसी अन्य प्रकार का आर्थिक शोषण जो उसको ज़रूरत है और आप नहीं लेने दे रहे हैं, वो भी आर्थिक हिंसा में आता है। दूसरी चीज़ ये भी आपके लिए जान लेना ज़रूरी है कि बहुत से लोगों के दिमाग में जब वायलेंस का नाम डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा, तो औरतों का आता है। औरतों मतलब कि वाइफ़ के प्रति ऐसा माना जाता है कि वाइफ़ के प्रति हिंसा होती है। तो ये भी गलत एक सोच है हम लोग की। जो हिंसा होती है वो महिलाओं के प्रति
या पुरुषों के प्रति किसी के, या बच्चों के प्रति किसी के भी प्रति हो सकती है हिंसा। तो महिलाओं में वो आपकी माँ हो सकती है, बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है, मतलब कोई भी हो सकता है, उसके प्रति हिंसा होती है। तो महिलाओं में सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे बेटी हो, बहन हो, बीवी हो या आपकी माँ हो, सारी चीज़ें आ जाती हैं हिंसा उसमें, महिलाओं में। तो दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियर रहनी चाहिए कि हिंसा केवल जो है वो केवल बीवी के उससे नहीं होती है, माँ बहन बेटी के साथ भी हो सकती है। तो ये आपको हमने समझाया कि हिंसा जो है वो केवल महिलाओं के प्रति ही नहीं होती है, पुरुषों के प्रति भी होती है, बच्चों के प्रति भी होती है। पुरुषों के प्रति जब इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, पुरुषों को बहुत ही मेंटली टॉर्चर होते हैं, तो उसको जो है पुरुषों के प्रति हिंसा माना जाता है। हालांकि सबसे कम केस रजिस्टर होते हैं पुरुषों के प्रति हिंसा के, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है हिंसा का केस रजिस्टर कराना नहीं चाहता है। वो अपने आप में उसको अपनी जो है कमज़ोरी समझता, हीनता समझता उसको, कि समाज क्या सोचेगा उसके प्रति। और बच्चों के प्रति भी हिंसा होती है, जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई छोटा सा बच्चा है, उसको आप बहुत मारते हैं तो भी उसके हिंसा के उसमें आएगा। और कोई बच्चा है, उससे आप ज़बरदस्ती काम ले रहे हैं, वो भी हिंसा है। कोई बच्चा है, वो जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसको आप नहीं पूरा करने दे रहे हैं, वो भी हिंसा ही होगा। तो ये सब हिंसा में आएगा दोस्तों। तो इसके बाद अगर आप समझें कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है लॉकडाउन पीरियड में क्यों होता है, इसके भी कारण समझने पड़ेंगे आपको। क्योंकि जब तक जो है पुरुष समाज जो था, जब 12 घंटे अपने परिवार के साथ रहता था, तब इतने लड़ाई झगड़े होते थे कि इतने केस रजिस्टर होते थे। लेकिन जब सोचिए 24 घंटे रहेगा कोई व्यक्ति घर में, जो व्यक्ति आज़ाद घूमता हो, उसके बाद उसको घर में रहना, बंध के रहना पड़ जाए, कहते हैं जेल में जैसे रहता है वैसे रहना पड़ जाए व्यक्ति को। ऊपर से उसके आय के जो स्रोत हैं वो भी ख़त्म हो चुके हों, उसको अगर आय है भी तो उसको अपनी आय की सिक्योरिटी नहीं होगी कि आगे जॉब रहेगी या जाएगी। तो इन सब चीज़ों से वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और उसके दिमाग पर इसका गहरा असर पड़ता है। और जब दिमाग पे इसका असर पड़ता है तो स्वाभाविक है उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसका जो व्यवहार है वो बदल जाएगा, स्वाभाविक होता है ये। तो ऐसे में जब उसका व्यवहार बदलेगा तो वो किसको टारगेट करेगा, जो उससे कमज़ोर होगा उसको टारगेट करेगा। कमज़ोर कौन होगा, किस पे वो हक जता सकता है, या तो अपनी बीवी पे जता सकता है, अपने बच्चे पे। पिताजी के सामने वो बोल नहीं सकता है कुछ, माँ से भी इतना ज़्यादा हक नहीं जता सकता है, मार नहीं सकता माँ को, पीट नहीं सकता है, गाली नहीं दे सकता है। तो बचता कौन, आखिर में बीवी और बच्चे बचते हैं। बच्चे छोटे होते हैं, उन पे कोशिश करते हैं कि ना ही हाथ उठाया जाए तो अच्छा है, तो बचती आखिर में बीवी बचती है। तो उसी के ऊपर सारी हिंसा होती है, वही बर्दाश्त करती है। अब बात यह आती है कि जो हिंसा होती है उसको बर्दाश्त क्यों करते हैं लोग, तो उसके भी कारण है। देखिए, अगर कोई पढ़ा लिखा या ऐसी कोई आर्थिक रूप से संपन्न कोई महिला है, उसके ऊपर आप हिंसा करेंगे तो हिंसा का वो विरोध करेगी, और हिंसा का विरोध करके आपके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाएगी या फिर आगे कोर्ट में जा सकती है। लेकिन जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो हिंसा बर्दाश्त कर ले जाती हैं, या फिर आर्थिक रूप से तंगी, वो हिंसा बर्दाश्त कर ले जाएंगी। अब आप समझिए कि जो व्यक्ति या जो औरत जो है, वो उसको पता है कि अगर हम यहाँ से अपने पति के घर से निकाल दिए गए तो हमारे माँ बाप हमें दोबारा कहीं शादी हमारी नहीं कर पाएंगे या हमें बैठाल के नहीं खिला पाएंगे। वो क्यों यार किसी के खिलाफ़ विरोध करेगी, वो उसको लगेगा कि चलो बर्दाश्त कर लेते, 1-2 दिन होगा, ऐसा बर्दाश्त कर लेती है वो। दूसरी चीज़, जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं औरतें या कम पढ़ी लिखी होती हैं, वो भी हिंसा बर्दाश्त कर लेती, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो सदियों से होता आ रहा है कि मतलब महिलाएं ही मार खाती हैं या ऐसा, ये उनको मतलब ऐसा लगा करता है, इसलिए वो बर्दाश्त कर लेती हैं। आप खुद सोच के देखिए, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके आसपास होता होगा कि मतलब अक्सर पिताजी या चाचा या भाई भैया जो भी हैं तो मारते होंगे महिलाओं को, लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि वो जाके एफआईआर दर्ज करवाए हों या किसी कोर्ट में गई हों। बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों। तो उनको लगता है कि ऐसा तो सदियों से होता चला आ रहा है, ऐसे क्या एफआईआर क्या दर्ज कराना।
और वो इसको बर्दाश्त कर लेती हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है यहाँ पे दोस्तों कि जब आप किसी चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं तो साइकिल में आ जाता है वो। मतलब एक बार मैंने अगर आपको गाली दी और आपने उसका जो है विरोध नहीं किया, तो फिर मैं ना हैबिचुअल हो जाऊँगा कि अरे इसको तो गाली देने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उसी तरह जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी वाइफ़ को एक बार गाली दी या एक बार मारा, तो ये हो उसको उसने अगर वाइफ़ ने बर्दाश्त कर लिया तो ये हो जाता है उस पति को कि अरे इसके ऊपर तो हमारा हक है, इसको मारे पीटे कुछ भी करें और ये कुछ नहीं बोलेगी। तो वो उसके जो है हैबिट में आ जाता है और ये साइकिलिक उसमें आ जाता है, साइकिल में वो मतलब फिर जब तक वो हमेशा ऐसा किया ही करता है। तो इसलिए जब भी अगर कोई हिंसा हो रही हो आपके खिलाफ़ या आपके आसपास में, तो उसके खिलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाएं आप। अगर नहीं उठाते हैं तो फिर ये आपको रेगुलर फिर झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हिंसा हो रही है तो आवाज़ ज़रूर उठाएं। अब एक चीज़ और समझने वाली है यहाँ पे दोस्तों कि कुछ आंकड़े हैं जो मैंने आपके लिए नोट करके रखे हैं कि जब दुनिया भर में महामारी फैली, कोरोना फैला दुनिया भर में, तो दुनिया भर के देशों ने अपने यहाँ कोरोना को रोकने के लिए, महामारी को रोकने के लिए कर्फ्यू लगा दिया था। अब जो कर्फ्यू लगा दिया तो हर जगह पुरुष क्या हुए कि जब काम है ही नहीं बाहर तो सब घर में पैक हो गए अपने अपने। अब घर में पैक होंगे तो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो खाली दिमाग जब शैतान का घर होता है तो क्या करेंगे पुरुष लोग? महिलाओं से उल्टे सीधे सवाल करेंगे, उल्टी सीधी फरमाइश करेंगे और उसी में लड़ाई होती है। फिर महिलाओं के ऊपर हिंसा होती है, वो महिला को ही कमज़ोर पाते हैं, उसी को मारते पीटते हैं, गाली देते हैं। लो अमरूद खाओगे? नहीं खाओगे कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा और सबने जो है अपने यहाँ कोरोना महामारी को कंट्रोल करने के लिए कर्फ्यू लगाया। तो हुआ दोस्तों ये कि जब कर्फ्यू लगा तो केवल इंडिया में ही केस नहीं बढ़े, बल्कि जो है पूरे विश्व में डोमेस्टिक वायलेंस के केस बढ़े। अब डोमेस्टिक वायलेंस क्यों हुआ ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब कोई व्यक्ति है अब उसकी जॉब की भी सिक्योरिटी नहीं रह गई है, पूरा दिन आज़ाद घूमता था, अब घर में कैद हो गया, जेल में जैसे बंद होता है। तो ये सब जब चीज़ें होंगी तो आदमी मेंटली जो है थोड़ा डिस्टर्ब होता है और उसका बिहेवियर जो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ। तो जब लॉकडाउन हुआ तो उस दौरान डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बढ़े। जो अमेरिका अपने आप में इतना पावरफुल कंट्री बनता है, उसकी बात करें अगर तो 2000 से जो है 2000 का 20% केसेज उसके यहाँ बढ़ गए। एक सेकंड दोस्तों। अमेरिका में जो है 20% केसेज बढ़ गए। जो अमेरिका की हेल्प डेस्क थे, जो हेल्पलाइन नंबर था, उस पर 20% ज़्यादा कॉल आने लगे। अकेले फ्रांस में जो है 32% केसेज बढ़े। फ्रांस में जो है 32% केसेज बढ़े, जो उसकी हेल्पलाइन नंबर थे उस पर 32% केस ज़्यादा कॉल आने लगी। पेरिस में अकेले 36% कॉल बढ़ी डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़। ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो 3 गुना केस बढ़ गए ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक वायलेंस के। और बात करें अगर आपके साथ दोस्तों ब्रिटेन की, तो अकेले ब्रिटेन में जो है 25% केस बढ़े। तो इस तरह दोस्तों लगातार केस बढ़ते चले गए और कई गुना तक बढ़े केस। तो अमेरिका में बढ़े, ब्रिटेन में बढ़े, और फ्रांस में बढ़े, पेरिस में बढ़े, इस तरह पूरे विश्व में बढ़े केस। तो इंडिया में जो बढ़े वो कोई बड़ी बात नहीं थी कि केवल इंडिया में ही नहीं बढ़े बल्कि हर जगह बढ़े। अब बात ये आती है केस तो बढ़ गए, कारण भी मैंने बता दिया आपको क्यों बढ़े, लेकिन होता क्या है उसके बाद। जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे दोस्तों एंटोनियो ने बोला
कि डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इसके खिलाफ़ जितनी सरकारें हैं सबको सजग रहना और सतर्क रहना होगा। और इसको जो है कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस को जो है, महिलाओं के खिलाफ़ जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, इसको नेशनल रिस्पांस प्लान में लेके आए सब सरकारें। नेशनल रिस्पांस प्लान जो है उसमें लेकर के आए। मतलब जो आपका राष्ट्रीय जो प्लान होता है, जो उसमें बोला लेकर के आए इसको। इससे क्या होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस पे थोड़ा कंट्रोल लगाया जा सकता है। इस तरह यूएन ने सोचिए बोल दिया, बड़ी बात थी अपने आप में। और उन्होंने एक बात बोली कि डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित जहां उनको होना चाहिए, वहीं पे उनके खिलाफ़ सबसे ज़्यादा वायलेंस हो सकता है। सबसे ज़्यादा असुरक्षित वो वहीं हो सकती है जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित उनको होना चाहिए, मतलब अपने घर में। तो वही चीज़ यहाँ पे घटी लॉकडाउन में। सबसे ज़्यादा सुरक्षित वो अपने घर में होती महिलाएं, और सबसे ज़्यादा वायलेंस उनके खिलाफ़ उनके घर में ही हुआ। ये चीज़ यूएन ने बोली थी। यूएन के महासचिव जो थे, उन्होंने ये चीज़ बोली थी। तो एक चीज़ और इसमें बताया गया कि जो भारत में क्या हुआ, जो केसेस बढ़े, उसमें देखा गया मार्च तक के जो केस थे वो 116 केस थे। मार्च के फर्स्ट वीक में 116 केस थे डोमेस्टिक वायलेंस के, और मार्च के लास्ट वीक तक पहुंचते 257 केस हो गए। 257 केस रजिस्टर किए गए, और रजिस्टर शायद 1% ही केस किए जाते, 99% केस तो रजिस्टर ही नहीं किए जाते, क्योंकि महिलाओं को लगता है कि अगर केस रजिस्टर करा दिए तो उनका घर टूट जाएगा, तो इसलिए केस रजिस्टर ही नहीं होते हैं। और समाज का भी डर होता है, अगर कोई महिला अपने पति के खिलाफ़ FIR कर रही जाके, तो समाज भी बहुत ताने मारता है कि अरे उनकी लड़की देखो अपने पति के खिलाफ़ FIR करके घर में बैठी है आके, पति जेल में पड़ा है, ऐसे ऐसे ताने मारते हैं समाज में, तो उसका भी डर रहता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस, आपके खिलाफ़ वायलेंस हो रहा है और उसके बाद आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो फिर साइकिल में आ जाएगा और आपको हर बार बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए जैसे पहली बार ही विरोध हो, तुरंत आवाज़ उठाइए। आप इस चीज़ को खास ध्यान में रखिए। तो और भारत में क्या देखा गया कि जो रेप केसेज जो 2 थे फर्स्ट वीक में, वो बढ़ करके मार्च में बढ़ करके वो 16 तक पहुंच गए। घरेलू हिंसा जो है, जो मार्च के फर्स्ट वीक में 30 तक थी, वो बढ़ करके 69 पहुंच गई, लगभग 2 गुनों से ऊपर। जो गरिमा से जीने का अधिकार जो था, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, उसके केस जहां मार्च के फर्स्ट वीक में रजिस्टर हुए थे 30, वहीं मार्च के लास्ट वीक में 77 रजिस्टर हुए जाके। तो इसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई। अब एक बात और यहाँ पे सोचने की है दोस्तों, कि जब ये डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे थे तो इनका निपटान क्यों नहीं किया गया, तुरंत इनको क्यों नहीं दबाया गया। तो आपको बताते चले दोस्तों, उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था और हमारा जितना पुलिस बल था वो लॉकडाउन संभालने में लगा था, क्योंकि लोगों की आदत ही नहीं थी घर में कैद होने के, पहली बार कैद होना पड़ा था। तो जो हमारा पुलिस बल था वो लॉकडाउन संभालने में लगा हुआ था, इसीलिए शायद किसी भी केस पे बहुत कम अमल हो पाया, बहुत कम सुनवाई हो पाती थी। यही कारण रहे कि मामलों का निपटान नहीं हो पाया। उसके बाद अब बात करें अगर आपसे,
कि इसके जो बचाव है उसके लिए क्या क्या किया गया। तो इटली ने एक ऐप लॉन्च किया दोस्तों, जिसमें था कि बिना कॉल किए आप जो है अपना जो केस FIR वो रजिस्टर करा सकते हैं बिना कॉल किए। तो महिलाओं के लिए एक इटली ने एप्लीकेशन लॉन्च किया था। स्पेन ने जो है कहा कि अगर किसी महिला के खिलाफ हिंसा हो रही है, महिला के ऊपर, और महिला को उत्पीड़ित किया जा रहा है और महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, उत्पीड़न के कारण घर छोड़ रही है, तो लॉकडाउन जो है उसके ऊपर लागू, कर्फ्यू जो है उसके ऊपर लागू नहीं होगा और उसको कर्फ्यू में छूट मिल जाएगी, वो अपना घर छोड़ के जा सकती है। एक बात और बता दें दोस्तों कि केसेस इतने ज़्यादा बढ़े क्यों, इस पर अगर आप एक पक्ष ये देखें तो पहले क्या होता था कि अगर केस मान लीजिए किसी लड़की को उसके हस्बैंड ने मारा, या कोई लड़की बाहर रह रही उसको उसके भाई ने मारा, तो अगर भाई ने मारा तो उसी दिन अपने पिताजी को बुला लेती थी, या उसके हस्बैंड ने मारा तो अपने पिताजी को फ़ोन कर देती थी, वो पिताजी आ जाते थे, नहीं तो वो अपने पिताजी के घर चली जाती थी, जिससे जो है उसको अगली बार जो है वायलेंस नहीं झेलना पड़ता था अगले दिन। तो इस वजह से केस बहुत कम होते थे। लेकिन लॉकडाउन में कोई ना कहीं जा सकता है ना कहीं आ सकता है, तो इस वजह से केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसी तरह स्पेन ने कहा कि आप घर छोड़ सकते हैं, और उसके लिए 20,000 फ्लैट जो है, रूम जो है स्पेन ने औरतों के लिए बुक कराए होटलों में, कि कोई औरत अगर घर छोड़ रही है तो उसको रूम मिलना चाहिए रहने के लिए। अर्जेंटीना ने अपने यहाँ व्यवस्था की कि जो फार्मेसी की दुकानें हैं वहाँ पे अर्जेंटीना ने कहा कि आप FIR दर्ज करा सकती हैं, अपनी वो रिपोर्ट है जो वो आप वहाँ पे दर्ज करा सकती हैं अर्जेंटीना में। इस तरह फ्रांस जो था उसने भी सुपरमार्केट और फार्मेसी दोनों जगह महिलाओं को अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा कि अगर हिंसा हो रही है तो आप सुपरमार्केट और फार्मेसी दोनों जगह रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं। साथ ही फ्रांस ने भी 20,000 रूम जो है महिलाओं के लिए बुक किए कि अगर घर छोड़ के कोई महिला जा रही तो उसको रहने के लिए जगह मिलनी चाहिए। UN कंट्री की जो टीम थी उसने भी स्पॉटलाइट इनिशिएटिव के जरिए घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए जो सहायता दी और उनकी मदद की। अब भारत में घरेलू हिंसा को अगर समझा जाए तो ऐसे समझ सकते हैं कि लड़की जो होती है उसको पराया धन समझा जाता है। एक सेकंड बस दोस्तों, लड़की जो होती है उसको पराया धन समझा जाता है। तो उसकी माँ बाप जब उसके शादी कर देते हैं, शादी के बाद अपने ससुराल चली जाती है, तब जो है माँ बाप को लगता है कि अब हमें मुक्ति मिल गई और अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रही। वही लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो ससुराल वाले भी उसे पराया धन ही समझते हैं, क्योंकि उनकी बेटी तो होती नहीं है, उसको वो पराया ही समझते हैं। और ससुराल में जब पराया समझते हैं उसे प्रताड़ित करते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, काम ना करने पे प्रताड़ित करते हैं, ज़्यादा सोए तो प्रताड़ित करते हैं, कुछ बोल दे तो प्रताड़ित करते हैं। मतलब किसी न किसी तरह बहाना चाहिए होता है कि प्रताड़ित करना है। ये याद रहे दोस्तों, ये हर घर में नहीं होता है। ये नहीं कि हर घर में मार हो रही, बिल्कुल हर घर में ऐसा नहीं होता है। जहाँ होता है डोमेस्टिक वायलेंस वहाँ की बात मैं कर रहा हूँ केवल, ठीक है। तो उनके खिलाफ़ जो है अब वो आवाज़ उठा नहीं सकते हैं कि घर से निकाल दिए जाएंगे, या माँ बाप ने हमारे शादी की इस तरह से और दोबारा हो सकता है शादी ना कर पाएँ माँ बाप, या समाज क्या कहेगा। बहुत से फैक्टर रहते हैं, इसलिए वो आवाज़ नहीं उठाती हैं उसके ख़िलाफ़ और उसको बर्दाश्त करती रहती हैं।
एक चीज़ और समझिए कि अगर बर्दाश्त कर रही हैं हिंसा तो वो ना सीधे दिमाग पे असर करती है जाके, जो मानसिक आघात होता है उस चीज़ का। और जब मानसिक आघात होता है तो उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। वो फिर डिप्रेशन में जाने लगते हैं, उस चीज़ को उनको मतलब डिप्रेशन में जाने लगती हैं, बीमारी होने लगती है, कई चीज़ें हो जाती हैं दोस्तों। तो अगर हिंसा बर्दाश्त कर रही तो ये सब चीज़ें होती आती हैं उनके साथ। और दूसरी चीज़ कि भारत में बाल विवाह, ये भी एक फैक्टर है कि हिंसा होने का। कम उम्र में गर्भ धारण करने के लिए बोला जाता है, कम उम्र में कहा जाता है कि प्रेग्नेंट हो आप, तो ये भी एक बड़ा कारण है डोमेस्टिक वायलेंस का ही। और दहेज के लिए तो मारपीट होती ही है घर में। जो विधवा होती हैं उनको बहुत ही हीन भावना से देखा जाता है। इस तरह के जो भी होते हैं ये हिंसा में, डोमेस्टिक वायलेंस में आते हैं दोस्तों। इसके बाद होता है कि मौजूदा वक्त में जो है उसमें क्या किया जाए इसके लिए। तो मौजूदा वक्त में जो है बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, जबरन यौन शोषण होता है, वैवाहिक बलात्कार होता है। वैवाहिक बलात्कार अभी हमने आपको बताया था कि शादी के बाद अगर ज़बरदस्ती संबंध बना रहे हैं तो उसको भी वैवाहिक बलात्कार कहा जाता है उसको। तो ऐसी घटनाएं होती हैं जो इसी में आती हैं। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों कि घरेलू हिंसा से क्या क्या कारण होते हैं जो महिलाओं को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो पहली बात तो महिलाओं का कम पढ़ा लिखा होना एक कारण है इसका कि उनको चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। दूसरी बात कि वो मानसिक रूप से इतना सक्षम नहीं होते हैं जितना पुरुष होते हैं। तीसरी बात यह है कि वो शारीरिक रूप से इतना शक्तिशाली नहीं होती जितना पुरुष होते हैं, इसलिए अगर ना चाहते हुए विरोध भी करती हैं तब भी उनको हिंसा का शिकार होना पड़ता है। एक चीज़ और फैक्टर होता है जो हिंसा का कारण कभी ना कभी बन जाता, वो ज्वेलसी होती है। जैसे कोई व्यक्ति है, उससे ज़्यादा उसकी जो वाइफ है वो सक्सेस है, तो उसको कहीं ना कहीं अगर ज्वेलसी होती है तो वो भी एक कारण बनता है घरेलू हिंसा का। फिर सरकार द्वारा इसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं ये समझिए। तो सरकार ने जो है इसके लिए कई अधिनियम बनाए हैं। और इससे पहले समझिए कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, व्हाट्सएप नंबर उसने जारी किया था कि अगर किसी के खिलाफ़ घरेलू हिंसा हो रही है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। महिला हेल्पलाइन नंबर था 181, और इसका जो राष्ट्रीय महिला आयोग था इसका नंबर था 7217735372। इस पे व्हाट्सएप कर सकते थे आप। और केरल राज्य था, उसने क्या किया, उसने भी व्हाट्सएप नंबर जारी किया। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो था 1098 उसने जारी किया। वुमेन हेल्प मित्रा हेल्पलाइन नंबर जो था 181 इसको केरल ने जारी किया। और क्या था इसके साथ में, एक संस्था है जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फाउंडेशन। इसने जो है एक रेड डॉट नाम से पहल की शुरुआत की थी। इस शुरुआत में क्या था कि कोई महिला होती थी, अगर उसको इस खिलाफ़ घरेलू हिंसा हो रही तो उसको ऐसे हाथ पे यहाँ पे रेड डॉट बनाना पड़ता था। रेड डॉट बनाने के बाद वो जो है अगर कहीं जा रही है, उसको कोई व्यक्ति देखता है रेड डॉट, तो वो UN जो है WEFT में शिकायत कर सकता था उसकी कि इस महिला के खिलाफ़ हिंसा हो रही है। तो ये चीज़ें थी। अब देखिए कि महिला जो अधिनियम बनाया गया इनकी सुरक्षा के लिए, वो क्या क्या है महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो अधिनियम। तो 2005 में दोस्तों 2005 में अधिनियम पास हुआ और 6 में लागू हुआ था, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इस अधिनियम की एक ख़ास बात थी दोस्तों, वो ख़ास बात ये थी कि इस अधिनियम में कोई भी जो है क्रिमिनल केस नहीं बनता था, मतलब किसी को जेल नहीं होती थी इस अधिनियम में। अगर किसी के ऊपर आप हिंसा के लिए आप FIR कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, तो उसको जेल नहीं होती थी। मतलब इसको इस हिसाब से बनाया गया ये नियम कि किसी का घर टूटे ना, घर बना रहे। तो इसमें महिला को जो है गुजारा भत्ता, रहने की जगह और उसके जो आवश्यक वस्तुएं हों उसके जीवन के लिए, वो चीज़ें दिलाने का इसमें प्रावधान था। ये चीज़ें थी इसमें।
और इसमें एक चीज़ और था कि अगर कोई महिला चाहती उसी घर में रहना जिस घर में उसके खिलाफ़ हिंसा हो, तो उसी घर में उसको रहने का ऑप्शन मिल जाता था। दूसरी बात कि उसका गुजारा भत्ता मिल जाता था उसको। तीसरी बात, जैसे अदर केसेस में क्या होता था कि बच्चों को अलग कर दिया जाता था, महिला से उसकी कस्टडी पिता को मिलती थी। वो तो इस केस में वो चीज़ भी अच्छी थी कि इसकी कस्टडी, जो बच्चों की कस्टडी, वो भी समझ लो माँ को ही मिल जाती थी। और इसमें जो है, जो हिंसा में, इसमें सारी महिलाओं को कवर किया गया था, फिर वो चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, और चाहे बीवी हो, सारी चीज़ों को कवर किया गया था इसमें। ये इस केस की अच्छी बात थी दोस्तों। और क्या था कि दूसरा जो कानून बना वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 1961 में दोस्तों बना। इसमें भी कोई महिला अगर दहेज उत्पीड़न हो रहा है तो वो FIR दर्ज करवा सकती है जाके। तीसरा था कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 बना। एक बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बना। ये सब कुछ अधिनियम थे जो इसके खिलाफ महिलाओं को सुरक्षा देते थे। फिर इसमें अगर देखें कि आगे क्या सुझाव दिए जाएं, किस प्रकार से आगे इसके लिए कार्य किया जाए, तो उसको अगर देखा जाए उसमें, तो सबसे पहला बिंदु जो उसमें है वो है समाज और सिस्टम दोनों को एक साथ मिलकर काम करना होगा दोस्तों। समाज और सिस्टम से मतलब यह है कि समाज को भी जो उसका मानसिक संतुलन है उसको बना के रखना होगा। और मानसिक संतुलन बिगड़ भी रहा अगर किसी व्यक्ति का, तो ज़रूरी नहीं कि वो महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा ही करे जा कर के। सिस्टम को ये चाहिए कि मानसिक संतुलन और पीड़ितों की सुविधा के लिए थोड़ा बाहर कहीं पे एक उनके सुविधाओं के लिए बना देना चाहिए कि उनको कोई दिक्कत ना हो, और उस सिस्टम को तैयार किया जाना चाहिए। तीसरा, महिलाओं के लिए परामर्श सेवाएं होनी चाहिए और उनके लिए आश्रय स्थल होना चाहिए जहां वो रह सकें आराम से। चौथा है, जो एक सबसे बड़ा कारण है अपने यहाँ जो भारत में पाया जाता है, खासकर उत्तरी भारत में, जो वो ये है कि यहाँ पे पितृसत्ता जो है का बोलबाला बहुत ज़्यादा है। मतलब लोगों की सोच रूढ़िवादी टाइप में है, वो पितृसत्ता का उनके ऊपर असर बहुत ज़्यादा, वो रवैया उनको छोड़ना पड़ेगा, तभी जो है हिंसा कम होगी उसमें। तीसरा है कि पारिवारिक स्तर पर अगर कोशिश की जाए, जैसे आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाए, महिलाओं को रोज़गार दिया जाए इस तरह से, तो इसमें भी उनको जो है काफ़ी सहायता मिलेगी, हिंसा से उनको बचाया जा सकेगा। चौथा है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति सुधारी जाए उनकी, जैसे सामाजिक स्थिति में उनको समाज में थोड़ा अच्छा सम्मान मिले, उनको राजनीति में जैसे उनको जगह मिले और पैसा वैसा हो उनके पास, इस तरह से उनकी स्थितियां सुधारी जाएं। तो ये कुछ बातें थी जो इनको सुधार के लिए आगे दी जा सकती हैं। और अगर कुछ केसेस देखे जाएं दोस्तों इसमें, तो दुनिया भर में 225 करोड़ महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है, ऐसा UN का मानना है, UN काउंसिल का। 225 करोड़ महिलाओं के साथ हिंसा होती है। और दूसरी चीज़, भारत में कहा जाता है कि हर तीसरी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है। हर तीसरी महिला के साथ जो 15 साल से 50 साल के बीच में है, उसके ऊपर घरेलू हिंसा का शिकार वो बनती है। एक और रिसर्च थी, हमने पढ़ी थी, याद नहीं आ रहा है कि किसकी रिसर्च है, याद नहीं आ रहा है। उसमें था कि 12 वर्ष से पूर्व जो UN ने कहा था कि जहाँ पे महिलाएं सबसे ज़्यादा सेफ होती हैं, महसूस करती है अपने आप को, वहीं उनके खिलाफ़ सबसे ज़्यादा हिंसा होती। तो उसमें कहा गया था कि 12 वर्ष की जो होती हैं लड़कियां, तो वो अपने ही परिवार में किसी न किसी के द्वारा उनका यौन शोषण हो चुका होता है। 12 वर्ष की तक आते आते ऐसा 85% लड़कियों के साथ होता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। तो ये सब कुछ बिंदु थे दोस्तों जो हमने आपको समझाया। उम्मीद है चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और इस टॉपिक पे आपको एक बार फिर से आंसर राइटिंग करना है और उसके बाद आंसर हमें देना है। एक शिकायत और है दोस्तों कि वीडियो जो है आप शेयर नहीं करते हैं कहीं पे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और एक स्टूडेंट ने, किसी ने आज डाला था एक कमेंट कि सर सोशोलॉजी ऑप्शनल
को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता। दोस्तों गंभीरता से लिया जाता है, ऐसा नहीं कि गंभीरता से नहीं लेता कोई। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता है। इसके टीचर जो है बहुत कम है। जो यूट्यूबर हैं वो यूट्यूबर की तरह ही पढ़ाते हैं। एक घंटे में आपके 3 लेक्चर कवर कर देते हैं, वो 3 आपके जो सेगमेंट है वो कवर कर देते हैं आके। तो इस तरह पढ़ाने को कोई मतलब नहीं, उनको अपना चैनल चलाने से मतलब होता है। मेरा मानना ये है कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप ऐसा पढ़ाइए कि उसके बाद वो जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं वो कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। इस तरह अगर आप पढ़ा रहे हैं तब तो आप पढ़ाइए, वरना चैनल चला के बच्चों का भविष्य मत बर्बाद करिए यूट्यूबर से, मेरा यही कहना है। और जो पढ़ाते भी हैं अच्छे से दोस्तों, वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे बुला लिए जाते हैं। जैसे अंकित सर थे, फ्री में उन्होंने लेक्चर अपने पोस्ट किए थे, उसके बाद उनको अनअकैडमी ने बुला लिया। तो इस तरह जो अच्छे टीचर हैं उनको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म बुला लेता है। और मेरे साथ ही ऐसा हुआ, एक बड़े प्लेटफॉर्म ने बोला कि आप जो कंटेंट मतलब पेड कोर्स होता है, उसको पेड कोर्स को आप पढ़ा रहे हैं फ्री में, तो आप यहाँ के पढ़ाइए। तो मैंने तो मना कर दिया खैर, लेकिन ऐसा होता है दोस्तों। तो इसलिए आप बिल्कुल इस बात से निश्चिंत रहिए। बेशक मैं सारे लेक्चर पढ़ा लूँगा, यूट्यूब पे ही डालूँगा सारे लेक्चर, और एक एक टॉपिक इतना डीपली कवर करूँगा जिससे आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसके साथ। और दूसरी चीज़ ये है, कल किसी बच्चे ने बोला था सर इसके अगर नोट्स दे दिए जाएँ तो और अच्छा रहेगा। तो बच्चों आपने ही बोला है कि सर केवल समझा दीजिए, जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहीं आप इसको लिखवाइए। तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं साइड हो जाता हूँ, इसीलिए कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपको लिखना चाहें जो आप वो लिख सकते हैं उससे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल अपने लेक्चर में। समाजशास्त्र का जो है आविर्भाव करवाएंगे कल हम आपके साथ मिलकर। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।